ऐसा कौन सा तबका है जिनको इन्होंने रुलाया नहीं, उनकी आंखों में आंसू नहीं दिए। जो हमारा प्रदेश प्रगति की तरफ चल रहा था, आज वो प्रगति रुक गई है। ये तो बीजेपी के लोग ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बात करते हैं, क्योंकि वो फेल हो चुके हैं अपने सभी मुद्दों के ऊपर। नमस्कार, सिटी चैनल का न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन। और लगातार विधानसभा का चुनाव का जो रण है उसमें तमाम जो टिकटार्थी हैं वो अपना दमखम दिखाते नजर आ रहे हैं। फिलहाल इंद्री विधानसभा की बात करें तो इंद्री विधानसभा में बहुत सारे ऐसे जो टिकट की दौड़ में हैं ऐसे नेता हैं, लेकिन नाहर सिंह संधू कांग्रेस पार्टी को लेकर लगातार इंद्री विधानसभा की जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। बातचीत करेंगे, हमारे साथ हैं। इससे पहले थोड़ा सा बता दें कि पार्टी की ओर से कई अहम जिम्मेदारियां इनको जो है जिले स्तर पर दी गई, प्रदेश स्तर पर दी गई। अब कैसे देखते हैं उनसे बातचीत करेंगे। संधू साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले आपके भी सिटी चैनल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, और आप यहाँ या आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। बात पिछले 10 साल की कर लेते हैं संधू साहब। पिछले 10 साल का कार्यकाल आपने देखा, कैसा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल रहा? पिछले 10 साल में इन्होंने किसानों को रुलाया, पहलवानों को रुलाया, महिलाओं को रुलाया, कर्मचारियों को रुलाया, हमारी माँ बहन बेटियों को रुलाया, छोटे व्यापारियों को रुलाया। ऐसा कौन सा तबका है जिनको इन्होंने रुलाया नहीं, उनकी आंखों में आंसू नहीं दिए। ये 10 साल की इनकी उपलब्धि रही है। किसान 13 महीने सड़कों के ऊपर अपने ही देश में, अपने ही देश की राजधानी की दहलीज के ऊपर बैठा रहा, जहां वहां से सिर्फ 15 किलोमीटर हमारे देश के राजा प्रधानमंत्री बैठे थे। वो उनको मिलने तक नहीं आए, उनकी बात सुनने तक भी उनकी जहमियत नहीं ली। ये भाजपा का 10 साल का कार्यकाल रहा। पिछले 10 साल की बात करें, इससे पहले कांग्रेस का जो समय था, इसमें कितना फ़र्क आप देख रहे हैं इन 10 सालों में और पिछले जो कांग्रेस का समय रहा था? कांग्रेस के समय में हमारा प्रदेश बेरोजगारी में, हमारे देश के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर हर व्यक्ति की आय में नंबर 1 था। हमारे प्रदेश के अंदर हर हाथ को काम था प्रदेश के अंदर। आज हमारा बेरोजगार, जो युवा बेरोजगार है, वो रोजगार के अभाव में या तो क्रिमिनल बन गया, या देश छोड़ के विदेशों में जाने की जो होड़ लगी हुई है, उसके माता पिता अपना या तो ज़मीन बेच रहे हैं या अपना घर बार बेच के, अपनी जो हमारे माताओं बहनों के पास हमारा एक जेवर होता था उसको बेच के अपने बेटे को विदेशों में भेजने का काम कर रही हैं। लेकिन हम भेजने में तो उनको 50 लाख रुपए लगाते हैं, लेकिन कई बार इतनी बुरी स्थिति हो जाती है कि उनकी लाश को वापस मंगाने के लिए भी 40-40 लाख रुपए खर्चने पड़ते हैं। ये इसकी उपलब्धि है। ये उपलब्धि बीजेपी की 10 साल की है कि युवाओं को रोजगार नहीं दे पाए। अब क्या लगता है, आप कह रहे हो कि भाई बदलाव नहीं हुआ पिछले 10 साल में। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने अपने स्तर पर जो काम किए, अब भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि जो पिछले 70 साल में काम नहीं है वो 10 साल में काम हुए। विकास के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश को सबसे ऊपर। बदलाव की बात, बदलाव हुआ। जो एक विकास की तरफ जो हमारा प्रदेश चल रहा था, वो विनाश की तरफ चला गया। जो हमारा प्रदेश प्रगति की तरफ चल रहा था, आज वो प्रगति रुक गई है। आज आप खुद इस बात को मानेंगे कि किसान भी दुखी है, छोटा व्यापारी भी दुखी है, मजदूर भी दुखी है, जो स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, वो भी दुखी हैं, क्योंकि वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि खर्चा, महंगाई इतनी है कि उसकी जो परिवार के लोग हैं, उसके जो पेरेंट्स हैं, वो उसके खर्चे को अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं। तो आज हमारा प्रदेश कितनी भी आप उसकी निंदा करोगे, घटिया से घटिया वर्डिंग में, आज हमारा प्रदेश उस पे चला गया। जब कांग्रेस की सरकार थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, और हमारा जो सरकार के जितने भी उसमें मंत्रिमंडल में लोग थे, सभी ने प्रदेश को आगे ले जाने के लिए एक इतनी बढ़िया बढ़िया योजना लेके आए थे। जिस योजना के तहत हर आदमी खुशहाल था। हर आदमी शाम को अपने घर जब जा रहा था तो वो कुछ ना कुछ उसके हाथ में होता था घर ले जाने के लिए। आज बच्चे इंतज़ार करते हैं
मुंह बाए बाट देखें, हाथ में कुछ भी नज़र नहीं आता। जो गृहिणी है हमारी, उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब उसका खाली हाथ देखते हैं। संधू साहब, अब पीछे लोकसभा का चुनाव हुआ, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर करनाल लोकसभा से चुनाव लड़ रहे थे, बड़े मार्जिन से उन्होंने सीट निकाली। फिर आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि विकास हुआ नहीं, तो इतना बड़े मार्जिन का कहाँ आप देख रहे हैं? आपने 2 दिन पहले देखा है कि दिवांशु बुद्धि राजा जी ने रिकाउंटिंग की जो बात रखी थी और उसमें उसने 2 लाख रुपए की फीस भर के 4 बूथों की रिकाउंटिंग कराने की जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऑर्डर करा के उसने रिकाउंटिंग करानी थी। वो पानीपत की 4 दिन पहले पानीपत की रिकाउंटिंग होनी थी, लेकिन जो उन्होंने उनके सामने दिवांशु बुद्धि राजा ने 3 जो पॉइंट रखे थे कि इन पॉइंटों के तहत मेरी रिकाउंटिंग करा दो, वो इलेक्शन कमीशन भी, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटर है, डीसी होता है, ये उन पॉइंटों से भाग गए, रिकाउंटिंग नहीं करा रहे। उन्होंने कहा था कि जो 25 मई को जो काउंटिंग हुई थी वहाँ से रीसेट करके दोबारा से काउंटिंग करा दो, लेकिन वो नहीं मान रहे इस बात को, क्योंकि वो आज की रिकाउंटिंग तो उसमें सेटिंग हो जाती है, जो कि दिवांशु बुद्धि राजा सॉफ्टवेयर से इंजीनियरिंग के छात्र हैं, उनको इस बारे में सब कुछ ज्ञान है। उनकी बातों को इग्नोर करके वो अपनी मनमर्जी से रिकाउंटिंग कराना चाह रहे हैं। जो पॉइंटों पे करानी चाहिए थी वो नहीं करा रहे, उससे वो भाग रहे हैं। अब इससे ये जाहिर होता है कि हेरा फेरी करके, चीटिंग करके मनोहर लाल खट्टर जी जीते हुए हैं। लगता है आपको भी ऐसा? 100% चीटिंग करके जीते हैं, 100%। एंड वरना माहौल तो इतना ज़बरदस्त था, इतना माहौल ऐसे बदला नहीं जा सकता है एंड टाइम पे। ये सारी चीटिंग हुई है, हेरा फेरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता तो ये कह रहे हैं कि भी कांग्रेस कई धड़ों में बटी हुई है, कोई भी नेता एक मंच पर नहीं आ सकता। लगता आपको भी ऐसा? आपने कल देखा होगा, कांग्रेस की मीटिंग थी दिल्ली में, सभी नेता एक ही मंच पे थे, एक ही एजेंडे, सबकी एक ही राय में एक एजेंडे को पास किया गया, किसी की कोई दो राय नहीं थी, सभी एक मंच है। ये तो बीजेपी के लोग ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बात करते हैं, क्योंकि वो फेल हो चुके हैं अपने सभी मुद्दों के ऊपर। अब वो झूठ बोल के, झूठ की वो राजनीति करते हैं। उनके शीर्ष नेता से लेकर एक छोटे कार्यकर्ता तक झूठ की राजनीति का सहारा लेके वो राजनीति में आए हैं, राजनीति कर रहे हैं। तो हमारे कांग्रेसी सभी एक हैं, हमारे नेता सारे एक है, एक फ्रंट पे काम कर रहे हैं। चुनाव का समय है, अभी लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं, मंच पर पैर रखने की जगह नहीं होती। क्या लगता है टिकट मिलने के बाद सभी नेता एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस के? ये उत्साहित है, इससे लगता है कि पार्टी में जान है, इससे लगता है कि सरकार बन रही है। एक होंगे सभी एक है और एक ही रहेंगे, बिल्कुल एक मत हो के काम करेंगे, एक मुट्ठी जोड़ के चलेंगे और काम करेंगे, पार्टी को जिताने का काम करेंगे, अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे। इस भाजपा की सरकार को इससे मुक्ति पाने के लिए जो 10 साल जो ये कुशासन जो चला, इससे छुटकारा पाने के लिए सब एक हैं, एक होकर काम करें। दूसरी पार्टियों से आ रहे हैं, लगता है वो साथ देंगे? फिर देखिए, हमारे पास अपने इतने कार्यकर्ता हैं, हमारे पास कैडर बहुत ज़बरदस्त है, हम अपने कैडर के भरोसे ही पार्टी का चुनाव लड़ेंगे। और हमारा कैडर इतना मजबूत है कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है प्रदेश के अंदर। आप भी टिकट के लिए चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, जगह जगह आपके बैनर्स लगे हुए हैं। क्या लगता है पार्टी मौका दे? क्या एजेंडा आपका है इंद्री विधानसभा में? क्या लगता है आपको सबसे बड़ा कि भाई मौका आपको दे पार्टी, इंद्री विधानसभा की जनता आपको मौका दे, सबसे बड़ा एजेंडा क्या लग रहा है आपको इंद्री विधानसभा में? मुझे पूरा विश्वास है अपने नेताओं पे भी, जो मेरे नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं और जो कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं बिना स्वार्थ की राजनीति करता हूँ और बिना स्वार्थ की राजनीति करता हूँ। और अब की बार उन्हीं लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जो पार्टी के वफादार हैं, जो पार्टी के लिए दिन रात एक करके उसको सींचने का काम करते हैं। पार्टी उनको मौका ज़रूर देगी अब की बार, मुझे पूरा विश्वास है। और बात इंद्री की रही, इंद्री के अंदर मेरे जो एजेंडे हैं, मेरे एजेंडे 3 एजेंडे मुख्य रूप से हैं। पहला मेरा एजेंडा है इंद्री के अंदर से गुंडागर्दी को जड़ से उखाड़ के फेंकना, एक यहाँ पे एक वो माहौल बना देना कि जैसे कि राम राज्य का माहौल हो, वो तैयार करना, वो मेरा पहला एजेंडा है। दूसरा एजेंडा मेरा है जो यहाँ की हमारी जो बेटियाँ हैं
जो हमारी बहनें हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में जो पिछड़ चुकी हैं, हमारे इंद्री के अंदर कोई सेपरेट गर्ल कॉलेज नहीं है। मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि इंद्री के अंदर एक सेपरेट गर्ल कॉलेज की स्थापना करवाना। तीसरा मेरा मुद्दा है कि जो युवा हैं, हमारे नौजवान, जो हमारे बच्चे हैं, वो रोज़गार की तरफ कैसे जाएंगे, उनके लिए एक ITI और एक पॉलिटेक्निकल का यहाँ पे मैं सरकार से डिमांड करके वो खुलवाने का मैं 100% उसको करा के रहूँगा। आप ये कह रहे हो कि भाई विकास आप कराएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि ये विकास तो उन्होंने पहले ही करा दिए, बिना खर्ची पर्ची के काम हो रहे हैं, युवाओं को रोज़गार मिल रहे हैं। आप कहाँ देख रहे हो फिर? एक कोई भी एक काम मुझे दिखा दो कि इंद्री के अंदर ये हुआ। आप जो बिना खर्ची बिना पर्ची की बात कर रहे हैं, तो हरियाणा सिलेक्शन बोर्ड के ऑफिस में, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के ऑफिस में करोड़ों रुपया कहाँ से पकड़ा गया? वो एक चेयरमैन के ऑफिस से करोड़ों रुपया पकड़ा गया। वो किसका था? वो पर्ची का खर्ची का तो रुपया था। ये कहने के खाने के दांत अलग हैं और दिखावे के दांत अलग हैं। ये पार्टी पूरी की पूरी भ्रष्टाचार के अंदर डूबी हुई पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट पार्टी है ये। इसने पर्ची खर्ची का एक बहाना है। या मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, मैंने डिग्रियां ली हुई है, मुझे नौकरी मिल रही है D ग्रेड में। क्यों भाई? मेरी क्वालिफिकेशन के हिसाब से नौकरियां निकालो ना। सबको एक नाके में से क्यों ले रहे हो? जो आदमी 8 पास है, 10 पास है, उसको भी वही नौकरी। जो इंजीनियरिंग कराया हुआ बच्चा है, जिसने MA की या डिग्रियां ली हुई है, वो भी उसी लाइन में। ये गलत है ना। ये फ़र्क दूर करना है। क्वालिफिकेशन के हिसाब से ही उसको रोज़गार मुहैया कराना है। और ये जो भ्रष्टाचार वाली पार्टी है, ये लोगों को यहीं पे भटकाना देना चाहती है कि किसी कोई युवा आगे ना बढ़े। संधू साहब, कई अहम जिम्मेवारियां आपको जो है पार्टी ने दी है, और सीनियरिटी के हिसाब से बात करें तो सबसे पुराने लीडर हैं आप, वरिष्ठ नेता हैं। क्या लगता है जो वो बहुत सारे नेता आ रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये लोकतंत्र है, प्रजातंत्र, इसमें सबको आने का अधिकार है, इसमें मना किसी को नहीं कर सकते। लेकिन मेरी जो मेरी जो पार्टी के प्रति है, मैं यूथ कांग्रेस से मैंने अपनी राजनीति स्टार्ट की थी। 1999 में मैं यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट जिला करनाल का यहाँ से बना था। उसके बाद मैं फिर जिला कांग्रेस का महासचिव रहा, फिर मैं किसान कांग्रेस का जिला अध्यक्ष रहा। उसके बाद मैं प्रदेश में मैंने किसान कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट पे मैंने काम किया। मैं प्रदेश कांग्रेस का महासचिव पद पे मैंने काम किया। इसके अलावा मेरी जैसे भी पार्टी ने अलग अलग ज़िलों में प्रभारी के तौर पे मुझे जो ड्यूटियाँ सौंपी गई थी, मैंने बहुत से ज़िलों में काम किया जो प्रभारी के तौर पे मैंने वो अपनी ड्यूटियाँ निभाई। देश में अलग अलग स्टेट में मुझे भेजा गया इलेक्शन के दौरान, जैसे जैसे देश में इलेक्शन चले, मैंने उनमें जा के अपनी ड्यूटियाँ दी हैं। चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, हिमाचल हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, 16 स्टेटों के अंदर मैंने ड्यूटियाँ दी हैं और रिजल्ट भी मैंने अच्छे ला के दिए हैं जहाँ जहाँ मेरी ड्यूटियाँ रही हैं। संधू साहब, अंतिम सवाल रहेगा, यात्राएं लगातार हरियाणा में चल रही हैं, कुमारी शैलजा भी संदेश यात्रा लेकर निकली हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी लेकर के यात्रा निकले हैं। क्या लगता है इन यात्राओं से हरियाणा का माहौल बदलेगा या कांग्रेस पार्टी इस बार सत्ता में आ पाएगी? माहौल बदलेगा नहीं, माहौल तो बदल चुका है। अब तो इलेक्शन वोटिंग की देरी है। जिस दिन वोटिंग होगी तो उस दिन देखना 80 पार कांग्रेस जाएगी। माहौल इतना ज़बरदस्त है, आज हर आदमी परेशान है, हर वर्ग परेशान है इस भाजपा की इस गवर्नमेंट से। 80, मेरा जो मानना है, जो देवीलाल की एक बार पार्टी, देवीलाल की गवर्नमेंट बनी थी, वो मेरे ख्याल 85 सीटें लेके जीती थी, उसके कहीं आसपास आंकड़ा रहेगा। इतने बड़े बहुमत से कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो नाहर सिंह संधू इंद्री विधानसभा से लगातार तैयारी कर रहे हैं, जनता के बीच में कांग्रेस पार्टी के प्रचार प्रसार कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि इस बार सरकार जो है कांग्रेस बनाने जा रही है। आप कैसे देखते हैं? इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, इसे शेयर जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।